हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम आदिकाल की जो प्रकरण 2 है उसमें अन्य अपभ्रंश के कवियों का अध्ययन करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे नाथ साहित्य। हमने देखा कि नाथ साहित्य सिद्धों की परंपरा से ही विकसित हुआ है। सिद्धों की वामाचार साधना पद्धति, उनका गृहस्थी की भावना और उनका अनीश्वरवाद, या फिर कहें साधना के लिए अनिवार्य नारी संसर्ग, नारी को इतना अधिक महत्व देने के कारण ही उनकी परंपरा है वो अलग हो गई। और शुक्ल ने माना है कि जलंधर नाथ हैं, उन्होंने ही संभवतः पहली बार है सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग किया था। गोरखनाथ को नाथपंथ का प्रवर्तक, हठयोग का प्रवर्तक है वो स्वीकार किया है। और ये दोस्तों क्या है, राजस्थान में और पंजाब में इनका स्थान है वो माना जाता है। हठयोग पर, आत्मनिग्रह पर, आत्मचिंतन पर, श्वास निरोध पर, तांत्रिक विधान पर इनकी साधना है वो चलती थी। इसके बाद में इन्होंने क्या है, गोरखनाथ के समय पर भी विचार किया है, जिसमें राहुल जी के मत को भी इन्होंने बताया कि 10वीं शताब्दी में उन्होंने मत माना है, लेकिन इन्होंने 13वीं शताब्दी या पृथ्वीराज के समय के कुछ पीछे तक गोरखनाथ का समय है वो स्वीकार किया है। इसके बाद में गोरखनाथ की रचनाओं की 9 नाथों के नाम गिनाए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, सत्यनाथ, भीमनाथ, मलयार्जुन, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ इत्यादि 9 नाथों के नाम गिनाए हैं। नागार्जुन है, चरपटनाथ है, जालंधर नाथ है, सिद्धों की परंपरा में भी माने जाते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं पे इन्होंने विचार किया है कि देशभाषा की रचनाएं थीं, कुछ संस्कृत की रचनाएं थीं। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में दोस्तों कुछ समानताएं बताई गई हैं, जैसे नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति दोनों मानते हैं। तीर्थाटन, देशाटन का क्या है, दोनों ही विरोध करते हैं। सभी जाति पाति का खंडन दोनों करते हैं। सदगुरु को दोनों ही महत्व बराबर देते हैं। जहाँ सिद्ध साहित्य में अनीश्वरवाद था, ईश्वर को कोई महत्व नहीं दिया गया था, वहीं नाथ साहित्य में दोस्तों ईश्वरवाद की अवधारणा थी। उसमें आदिनाथ शिव को अपना ईश्वर माना गया था, लेकिन वो ईश्वर है वो आपका निराकार था, निर्गुण था। गोरखनाथ ने निराकार निर्गुण को लेकर के ईश्वरवाद की अवधारणा पर अपने अलग पंथ चलाया, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। हिंदू और मुसलमानों में इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द की भावना का विकास किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सिद्धों और नाथों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूति, दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः इनकी कोई धारा है वो अलग से काव्य धारा, साहित्य की धारा नहीं कही जा सकती, इसलिए इन्हें साहित्य में स्थान नहीं देते हैं। इनका जो विचार है, इनका विचार है 2 बातों के महत्व की दृष्टि से किया गया है। एक तो भाषा के संस्कार की परंपरा कि जो हिंदी है उसका विकास कैसे हुआ था, देश भाषा में अपभ्रंश से कैसे कैसे अवट होकर के हिंदी आई थी, और दूसरा सांप्रदायिकता के संस्कार की परंपरा की शुरुआत है वो कैसे हुई थी। तो इन 2 बातों के महत्व की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने सिद्ध और नाथ साहित्य का विवेचन किया है। तो आगे चलिए, आज हम पढ़ते हैं हेमचंद्र। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। तो हेमचंद्र दोस्तों किसके थे? गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबारी थे। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी, जहाँ पर दोस्तों बड़ा भारी शब्द आ जाए वहाँ पर आप समझ लेना चाहिए कि आचार्य शुक्ल का कथन है। बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया था, जिसमें उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है वो किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेमचंद्र में किस भाषा का उल्लेख नहीं है, किस भाषा का समावेश नहीं है? तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। भाई हिंदी वगैरह तो हेमचंद्र के बाद की भाषाएं हैं, तो प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश का समावेश है।
अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जे जमतु वयसेहु जय भग्गा घर एंतु। भला हुआ जो मारा गया, हे बहन मेरा जो पति है वो अच्छा हुआ कि युद्ध स्थल में मारा गया। यदि वो युद्ध से भाग करके कायर कहलवा करके मेरे पास आता तो मैं अपनी समवयस्कों यानी अपनी सहेलियों में दोस्तों क्या मुंह दिखाती, अर्थात बहुत ज़्यादा मैं लज्जित होती। तो ये दोस्तों पंक्ति है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जे जमतु वयस्यहु जय भग्गा घर एंतु। जय सोना आवई दुई घरु काई अहो मुहु तुझु, वयणु जय खंडहि तू सही ऐसो व्यू होई ना मुझु। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, तेरा वचन खंडित करता है। श्लेष से दूसरा अर्थ, जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है वह मेरा प्रिय नहीं है। जे महु दिन्ना दिए एढ़ा देइये पाव संतेण, ताण गणंतिये अंगुलिये जज्जरियाऊ नहेण। जो दिन या अवधि दयित अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते समय मुझे जितने दिन दिए थे, जितने समय का टाइम दिया था, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां हैं वो जर्जरित हो गई हैं। पिए संगमी कौ निद्दड़ी, पिए हो परेख्य हूँ केव, मई बिन्नबी बिन्नासिया निद्दन एव न तेव। कि प्रिय के संगम में, प्रिय संगमी कौ निद्दड़ी की प्रिय के संगम में नींद कहाँ, और प्रिय की परोक्षता में भी नींद नहीं है। मई बिन्नबी, मैं तो दोनों प्रकार से विनाशित हुई, ना नींद यों निद्दन ना नींद यों ना त्यों। ठीक है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की रचना भी की। यानी कि एक इनका सहायक ग्रंथ है जिसमें हेमचंद्र ने क्या है अपने व्याकरण के उदाहरण है वो साथ साथ दिए हैं। हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। तो हमने यहाँ पर क्या है, कुमारपाल चरित और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक दो रचनाओं को हेमचंद्र की देखा है। अपने व्याकरण के उदाहरणों में हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। तो प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के दोनों ये मुख्यतः कवि थे दोस्तों। उदाहरणों को इन्होंने अपभ्रंश भाषा में रखा है। सोमप्रभ सूरी, ये भी एक जैन पंडित थे। जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो जयसिंह सिद्धराज का जो भतीजा था कुमारपाल, उसको ऊपर इन्होंने क्या है कुमारपाल प्रतिरोध 1241 में लिखा। ये सन भी आपको याद रखनी है संवत की। और कुमारपाल प्रतिरोध किसकी रचना है, सोमप्रभ सूरी की। गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हुए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायहु जही दियहि दह मुह एक शरीर, चिंता विय तही तई यही जननी कवणु पिवाऊं खीर। कि रावण के दोस्तों जिस दिन 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी उसकी माता चिंतित हो गई कि मैं दूध है वो स्तन से किस मुख में पिलाऊं। बेस विशिष्ट है बार यही जैवी मनोहर गत, गंगा जल पखा लिय वही सुनहि की होई पवित्र। वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है,
जो आपकी वेशभूषा है, उसका आडंबर है, उसको यहाँ पर क्या है गलत बताया गया है, उसका खंडन किया गया है कि वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। पिए हूँ थकिए सहेलू दृढ़ू तू है बिरहग्गी खिलंत थोड़ा ही जल जिम्मी मछलिए तल्लो बिल्ली करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी बिरहाग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलवेली करती है। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा थोड़ा सा भी दोस्तों, उसको मैं आपको टिक करवाता चलूँगा। जैन आचार्य मेरुतुंग, इनकी दोस्तों ये रचना है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 1361 संवत में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। तो प्रबंध चिंतामणि है वो किसकी रचना है? मिलाने के लिए क्वेश्चन में ये अक्सर आती रहती है रचना। प्रबंध चिंतामणि रचना है जैनाचार्य मेरुतुंग की 1361 में, कुमारपाल प्रतिबोध है 1241 में, सोमप्रभ सूरी की। भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। ये दोस्तों जो कथन है इम्पोर्टेंट है कि हिंदी के पुरानी हिंदी के बहुत पुराने नमूने किसकी रचनाओं को माना है? मुंज के दोहे। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। पुरानी हिंदी जो शब्द है दोस्तों वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने यूज किया है, और प्राकृताभास हिंदी है वो अपभ्रंश भाषा के लिए आचार्य शुक्ल ने प्रयुक्त किया है। तो मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंगाना देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर उसे अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। झाली टुट्टी किम ना मोयू किम ना हुयु छरपुंज हिंदई दोरी बंदेहु जिम मंकड़ तिम पुंज। टूटी हुई आग से क्यों ना मरा, टूटी पड़ी हुई आग से क्यों ना मरा, छारपुंज क्यों ना हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है रहे मुंज। मुंज भणई मुड़ल वही जुब्बम गयो न झूर जई शक्कर से अखंडती है तो इस मीठी छूर। ये दोस्तों कथन है, आपको ये याद रखना है। किसका है? मुंज का लिखा हुआ है, लेकिन किस रचना में है? ये आपके हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग में। मुंज भणई मुड़ल वही जुब्बम गयो न झूर जई शक्कर से अखंड थी है तो इस मीठी चूर। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को ना पछता, यदि शर्करा के 100 खंड हो जाएं तो यह चूरी हुई शक्कर ऐसी ही मीठी रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? मृणालवती यानी कि वृद्धावस्था में यानी यौवन के जाने पर भी उसी प्रकार उसमें यौवन भरा हुआ है। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को ना पछता, यदि शर्करा के 100 खंड भी हो जाएं तो वह चूरी हुई शक्कर ऐसी ही मीठी रहेगी। जामति पच्छई संपजई सामति पहले होई, ये कथन भी आपको याद रखना है। मुंज भणई मुड़ाल वही बिगन न वेढ़ई कोई, तो यहाँ पर दोस्तों मुड़ाल वही आ जाए, ठीक है, तो वो आपको मुंज का याद रखना है। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले ही हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विघ्न किसी को ना घेरे। आपने देखा होगा कोई भी कार्य करने के बाद हमने गलत कार्य कर लिया तो उसके बाद में हमें बुद्धि प्राप्त होती है कि भाई ये हमने कार्य गलत कर दिया। लेकिन यदि करते समय या करने से पहले ही वो अच्छे समझ की बुद्धि हमें यदि प्राप्त हो जाए तो शायद कोई भी समस्या या कोई भी आगे रुकावट हमें नहीं घेरेगी। बाहें बिछोड़ अभी जी है तुम्हें हूँ तेवई का दोषु ही है डिठिय जई नीसरही जानहु मुंज सरोसु। वहाँ छुड़ाकर तू जाता है वैसे ही मैं भी जाती हूँ, इसमें क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि तुम निकले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है। ये भी अच्छा पद्य है दोस्तों, दोहा है।
एऊ जम्मू नग्गहूँ ग्यूँ भड़सरी खग्गु न भग्ग तिखा तुरिया न माणिया गोली गलू न लग। तिखा तुरिया न माणिया, यह जन्म व्यर्थ गया। एहू जम्मू नग्गहूँ गई, कि यह जन्म क्या है, नागा यानी बेकार चला गया। भड़सरी खग्गू न भग्गू, ना तो भड़सरी खग्गू, ना तो सुबटों के सिर पर यानी योद्धाओं यानी शत्रु योद्धाओं के सिर पर खड़ग टूटा, ना तेज घोड़े तिखा तुरिया न माणिया, और ना गोरी या सुंदर की सुंदरी के गले लगा। कि क्या कहता है, यह जन्म तो व्यर्थ गया, ना तो शत्रु सुबटों योद्धाओं के सिर पर मेरा खड़ग टूटा, ना तो मैंने कोई युद्ध किया, युद्ध में विजय प्राप्त की, ना मैंने तेज घोड़े सजाए, तिखा तुरिया न माणिया, ना मैंने तेज घोड़े सजाए, गोरी गली न लग, ना मैंने गोरी सुंदरी में गले लगा। फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश भाषा में मिलते हैं। विद्याधर, इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौड़ सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर उसके कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। जैसे भय भज्जिए बंगा भंगू कलिंगा तेलंगा रण मुत्ते चले मरहट्टा दिट्ठा लक्की इकट्ठा सोरठ्ठा भय पाए चले। चंपारण कंपा कपव्य झंपा उत्थी जी भरे, कोई मतलब नहीं दोस्तों। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। ये उसी बात को यहाँ पर दोस्तों प्रमाणित कर रहे हैं कि विद्याधर ने यदि सम्राट जयचंद की वीरता का वर्णन किया है तो सम्राट जयचंद है वो पृथ्वीराज का समकालीन था, और यदि विद्याधर को जयचंद का समकालीन माना जाए तो उसका समय भी विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। शारंगधर, इसका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है। शारंगधर इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने शारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह है वो बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि जो शारंगधर पद्धति है दोस्तों वो क्या है, एक शब्दकोश है, एक आयुर्वेद का ग्रंथ है, एक सुभाषित संग्रह है। ये क्या है, तो ये दोस्तों क्या है, एक सुभाषित संग्रह है। अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराजा हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास नामक 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, शारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीर देव संवत 1357 यानी कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः शारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए, क्योंकि हम्मीर देव के समय में तो यही थे, राघव देव थे, और उनके फिर शिष्य भोपाल दामोदर देवदास, और दामोदर के शिष्य शारंगधर। तो इनका समय क्या है, 14वीं शताब्दी के बिल्कुल अंतिम चरण में मानना चाहिए। शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में हुआ यह श्लोक देखिए। परंपरा से प्रसिद्ध है कि शारंगधर ने हम्मीर रासु नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। शारंगधर ने हम्मीर रासु, तो एक तो दोस्तों इनकी शारंगधर पद्धति हो गई जो क्या है, सुभाषित का ग्रंथ है। एक शारंगधर ने हम्मीर रासु नामक एक वीर गाथा काव्य की भी रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुसार पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक हम्मीर रासु नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पुलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हम्मीर रासु की ही ऐसे कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हम्मीर रासु नामक ग्रंथ की कल्पना है वो किस पुस्तक के आधार पर की, किस पुस्तक के छंदों के आधार पर की। तो यहाँ पर क्या है, प्राकृत पिंगल सूत्र, प्राकृत पिंगल सूत्र के आधार पर उन्होंने की थी।
हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कुछ पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हम्मीर रासों के ही हैं, अतः ऐसे कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। ढोला मारिय ढिल्ली, मह मुच्छिय मेच शरीर, सुर जज्जला मंत्रे पर चलिए वीर हम्मीर। चलिए वीर हम्मीर, पाए भर मेड़ई कंपई, दिगमगढ़ है अंधार, धूलि सुर रहे अच्छाई। दिगमगढ़ है अंधार, आन खुरसानुक उल्ला, दरमरी दमस विपक्ष मारु दिल्ली में ढोला। कि दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हम्मीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है। धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुराशानी ले आए, विपक्षियों का दल मर कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। पिंधऊ दृढ़ सन्नाह, बहायो परि पत्थर दही, बंधु समधिरण घस्यऊ सही, हम्मीर बयद लई। अड्डऊ डहपह भमऊ, खग रिपु सीसही झल्लहु, पत्थर पत्थर ठेल पेल पब्ब है अफलायु। हम्मीर कज्ज जज्जल भणई, हम्मीर कज्ज जज्जल भणई, कोहाडल महमई चलऊ, सुल्तान शीस करवाल दई, तज्जी गलेबर देव चलो। ये पंक्ति आपको याद ध्यान में रखनी है कि हम्मीर कज्ज जज्जल भणई, कोहाडल मई मई जलऊ, सुल्तान शीस करवाल दई, तजी गलेबर देव चलू। किसकी है? हम्मीर रासों के पद्यों की है। दृढ़ सन्नाहे पहने, वाहनों के ऊपर पत्थरें डाली, बंधु बांधवों से विदा लेकर, रण में धसा हम्मीर शाही का वचन लेकर, तारों को नवपथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं, पाखर से पाखर ठेल ठेल कर पर्वतों को हिला दूं। जज्जल कहता है कि हम्मीर के कार्य में मैं क्रोध से जल रहा हूँ, सुल्तान के सिर पर खड़क देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। पयभर दरमरु धरणी तरणी रहे, धुल्लिये झम्पिय, कमठ पिठिये टल्पिय, मेरु मंदर सिर कंपिय। कोहे चलिए हम्मीर वीर गए जुए संजुत्ते, कियट कट्ठे हाँ कंद मुच्छी मेच्छिय के पुत्ते। चरणों के भार से पृथ्वी डलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीठ तड़पड़ा उठी, मेरु मंदिर की चोटियां कंपित हुईं। गजयुद्ध के साथ वीर हम्मीर क्रुद्ध होकर चले, मलेच्छों के पुत्र हा कष्ट करके रो उठे, मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर किससे मानी है? हम्मीर रासों के छंदों से यहाँ पर क्या है, इन्होंने अपभ्रंश की जो परंपरा है वो समाप्त मानी है। सारंगधर की रचना अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति ने बीच बीच में देश भाषा के कुछ पद रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लग गया कि कीर्तिलता और कीर्तिपताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हुई हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ उन्हें राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल इन्होंने ली। तो कीर्तिलता की दोस्तों क्या है, पुस्तक को हरप्रसाद शास्त्री वो नेपाल जाकर के लाए थे। इस पुस्तक में तिरहुट के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता, तिरहुट के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन बीच में कुछ देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे, छंद, गाथा आदि छंदों में किया है। इस पुस्तक में तिरहुट के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे, छंद, गाथा आदि छंदों में किया है। तो किस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं? ये दोस्तों कीर्तिलता के बारे में बात कर रहे हैं। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं, क्योंकि विद्यापति हैं दोस्तों किसके थे? मैथिली भाषा कवि थे। तो मैथिली क्या है? मैथिला पूर्व में है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण दीजिए। रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बने हारल,
पाई वैसे विश्वसी राय गंदेसर, हारल मारल लय शब्द की दोस्तों प्रधानता मैथिली भाषा में सर्वाधिक है। मारंत राय रडरोल पड़ु मेइनी हाहा शब्द हुए, सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पण फुरियद हुए। तो ये आपको ये पंक्ति थोड़ी सी ध्यान रखनी है। रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि विक्रम बने हारल, विद्यापति की पंक्ति है कीर्ति लता की। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि वह प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हारल मारल, ये दोस्तों आपको क्या है, मैथिली भाषा की थोड़ा सा रंग इसमें आया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये क्या है, रणरोल पड़ी, यानी कि अभी हम हेमचंद्र की या फिर हमीर रासो की जिस प्रकार से अपभ्रंश पढ़ रहे थे, जितनी कठिन उतनी कठिन ये भाषा है वो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मैथिली भाषा का थोड़ा सा पुट है, देश भाषा का रंग है वो लिए हुए है। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि वह, एक विशेषता क्या है कि वह पूर्वी अपभ्रंश है, दूसरी विशेषता होगी कि वह प्राय देश भाषा का कुछ अधिक पुट लिए हुए है, उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी हुई नहीं है, यानी कि अपभ्रंश तो है लेकिन प्राकृताभास नहीं है। प्राकृताभास हिंदी का मतलब क्या है, प्राकृत की रूढ़ियों से बंधी हुई बहुत कुछ हिंदी, तो वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी हुई नहीं है, उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। पुरी सत्तेण पुरस्यु नहीं पुरस्यु जम्म मुत्तेन जलदादेन हु जल्यो न हु जल्यो पुंजिय धूमु, वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। कतहूँ तूरक बरकर बार जायते बेगार धर धरी आनिय भावन भरुआ मथा चंडावई गाय का चरुआ, हिंदू बोले दूरई निकार छोटा तरुका भव की मार। तो ये पंक्ति आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। हिंदू बोले दूरई निकार छोटा तरुका भव की मार, विद्यापति की है कीर्ति लता से। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, नए नमूने तो दोस्तों क्या है, विद्यापति की कीर्ति लता के हैं। पुराने नमूने जो हमने पढ़े हैं, हेमचंद्र है, सारंगधर है, इसके अलावा आपके सोमप्रभ सूरी है, पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही, इसलिए इन्होंने इसे प्राकृताभास हिंदी नाम दिया है। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उयार, नयर, विद्या, वयण बनाकर ही रखे जाते थे। जासु, तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में यह अवश्य मिलता है। जैसे जुब्बण गयो न झूर, गए हुए यौवन को न झूर, गए हुए यौवन को न पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिसमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में संदेह क्यों हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत शब्दों को रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्ति लता में इसका प्रमाण मिलता है। तो ये कथन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत शब्दों में भी संकोच घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्ति लता में इसका प्रमाण मिलता है। यानी कि पहले अपभ्रंश भाषा में दोस्तों जो सामान्य बोलचाल के संस्कृत शब्द हैं उनका भी बहिष्कार किया गया था, उनको भी प्राकृत में बांध कर के लिखा गया था, प्राकृत भाषा के अनुसार रूप ढाल कर लिखा गया था। संस्कृत शब्दों का बहिष्कार मिलता है। लेकिन जैसे सारंगधर की है
और विद्यापति की कीर्तिलता की जो भाषा है उसमें सामान्य बोलचाल के संस्कृत शब्दों का वैसा आविष्कार नहीं पाया जाता है जैसा हेमचंद्र के यहाँ पाया जाता है, जैसा सोमप्रभ सूरी के यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ और देश भाषा का पुट है वो आने लगा, तो उसी प्रकार से वो हिंदी है दोस्तों वो बदलने लगी और देश भाषा बन गई। तो यहाँ तक दोस्तों हमने अपभ्रंश का पूरी परंपरा है वो देख ली है। अब हम विद्यापति फुटकल रचनाओं के अंतर्गत विद्यापति और अमीर खुसरो की रचनाओं का अध्ययन करते हुए आदिकाल की समाप्ति की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास है वो पसंद आ रही होंगी, समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।